हेलो स्टूडेंट, सीआरएम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर डील कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज द सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे हमारे डेटा क्या है? दैट इज अवर एसेट कस्टमर्स। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? इट इज द कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कस्टमर ग्रुप दैट comprise the business entire the customer base। कंज्यूमर को या कस्टमर को बेस बनाकर इंटायर बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जाना, दैट इज कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1, ऑप्टिमाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और कस्टमर की लॉयल्टी के लिए कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज मस्ट। इट डज दिस बाय ऑफरिंग द डिफरेंशिएटेड वैल्यू प्रीपोजिशन टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर के सो मैनी सेगमेंट्स हो सकते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके बेसिक डिसिप्लिन को देखते हैं। बेसिकली इसे हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1, मार्केट सेगमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एस्टिमेट एंड द डेटा माइनिंग। बात करते हैं मार्केट सेगमेंट की। तो मार्केट सेगमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप मार्केट इनटू मोर और लेस होमोजेनियस सबस्टेंस फॉर विच इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको पता है कि सेगमेंट दैट मीन्स डिवीजन। बहुत सारे मार्केट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे सेल्स प्लेस ऐसे होंगे जो कि होमोजीनस टाइप के हैं। 2 चीजें होती हैं, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। सिमिलरिटी जिसमें है, जो सेम प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, दैट इज होमोजीनस। जो बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि यदि हम कहें कि कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो केवल चॉकलेट ही बनाती हैं, तो चॉकलेट बनाने वाली जितनी भी कंपनी है वो सब के सब होमोजीनियस सेगमेंट में आएंगी। बट कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो वेफर्स भी बना रही है, चॉकलेट भी बना रही है और डेली यूजेस की कोई और भी बहुत सारी चीज़ें बना रही है। दैट मीन्स कि वो एक साथ कई चीज़ों को ट्राई करिए, हम उसको हेट्रोजीनियस कहेंगे। डेटाबेस सेगमेंट की बात करें तो ये 2 टाइप से होता है, इनिशिएटिव्स एंड डेटाबेस्ड। इनिशिएटिव्स दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग सेगमेंट वेरिएबल। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेगमेंट वेरिएबल से मतलब ये है कि यदि आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो किस पे बेस्ड होगा? वो कस्टमर की एज पे बेस्ड हो सकता है। सपोज मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी सबसे पहले ये देखेगी कि किस एज के कस्टमर इसको परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको चॉकलेट बहुत पसंद है, जो फीमेल्स होती हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनको चॉकलेट बहुत पसंद है। बिसाइड द बॉयज़ भी इसे पसंद करते हैं, बट गर्ल्स का रेशियो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, जो मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल के बेसिस पे। यस, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो बेसिकली ये सारी चीज़ें, इस प्रकार के प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नीड लेवल के बेसिस पे चॉकलेट प्रेफर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी लॉस हो रही है, बहुत काम कर लिया है या फिर बहुत फेड अप हो गए हैं, तब डार्क चॉकलेट को प्रेफर करते हैं जिससे फास्ट एनर्जी मिलती है। साइज के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ ज़्यादा सेल हो सकता है, इसके बेसिस पे। देन आपको भी पता है कि अर्बन एरिया में ये ज़्यादा सेल होगा, रूरल एरिया में ये कम होगा, है ना। प्रोड्यूस द वर्ड प्रॉफिट। प्रोड्यूस द वर्ड प्रोफाइल
दैट मीन्स कि आप इसको इनिशिएटिव्स फॉर्म में कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, एंड ऑल दैट. कंप्यूट द साइज ऑफ सेगमेंट, एसेस द कंपनी सेगमेंट, मेक टारगेटिंग डिसीजन. आपका टारगेट कौन है? एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, कौन है? ये तो इनिशिएटिव्स है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव डेटा बेस्ड है. डेटाबेस क्या कहता है कि आपने मार्केट सर्च किया है, उसके बेसिस पे आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं. दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. तब उसमें सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्टेन द कस्टमर डेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल लेवल पे आपने क्या सर्च किया और एक्सटर्नल लेवल पे आपने क्या सर्च किया. इंटरनली दैट मीन्स कि अगर हम होमोजीनस की बात करते हैं तो हमारी ही तरह कितने ऐसे कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो ये प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं. एक्सटर्नल लेवल पे इंडिया में, आउट ऑफ द कंट्री में, आउट ऑफ द स्टेट में, आउट ऑफ द एरिया में, और कितनी हैं जो चॉकलेट के जैसे ही प्रोडक्ट सेल करती हैं, और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं. एनालाइज द कस्टमर डेटा. कस्टमर डेटा को एनालाइज करना, 4-5 साल के डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना कि अब क्या डिमांड है, अब नीड लेवल क्या है, अब मार्केट क्या चाहता है, अब कस्टमर क्या चाहता है. देन आइडेंटिफाई द हाई, मीडियम एंड लो लेवल कस्टमर. हाई लेवल पे किसे रखेंगे, लो लेवल पे किसे रखेंगे, मिड लेवल में कौन आएंगे. तो आपको पता है कि कस्टमर को हम 3 फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं. अपर लेवल दैट इज क्रीमी लेवल, वो जिनके पास पैसा तो है तो उनको केवल क्वालिटी चाहिए. नंबर 2 हम जैसे जो मिडिल लेवल के हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनको क्वालिटी भी मेजर करना है, मेंटेन करना है, साथ ही अपनी कॉस्ट को, अपनी मनी को भी मेजर करना है. लो लेवल जिसको केवल अपनी मनी को मेजर करना है. तो डेटा बेस्ड ये कहता है कि हर कार्य को, हर पोर्टफोलियो को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में वर्क किया जाएगा. एसेस द कंपनी सेगमेंट, प्रोफाइल कस्टमर विद इन अ सेगमेंट. देखो सिमिलरली इसमें भी प्रोफाइल कस्टमर है, इसमें भी एज, जेंडर, लाइफ स्टाइल, SIC, साइज, लोकेशन, इस सबको मार्क किया जाएगा जो कि रिसर्च पे बेस्ड होगा, R&D पे बेस्ड होगा. तो मार्केट सेगमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द बिजनेस यू आर इन. बिजनेस आइडेंटिफाई करना जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसको आप करना चाहते हैं. देन आफ्टर आइडेंटिफाई रिलेवेंट सेगमेंट वेरिएबल्स. किस किस वेरिएबल्स को आप लेके चल रहे हैं, आप जो सेगमेंट कर रहे हैं, आप जो डिवीजन कर रहे हैं, उसका बेस क्या है. कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके कंपनी को प्रॉफिट तक ले जा सकते हैं या उसमें लॉस भी हो सकता है. तो उस इंटरवीविंग वेरिएबल्स को पहचानना, उस प्रॉफिटेबल वेरिएबल्स को पहचानना. एनालाइज द मार्केट यूजिंग दीज वेरिएबल्स. और साथ में ये भी रिसर्च करना कि मार्केट में इन वेरिएबल्स को कितनी कंपनियां और एनालाइज कर रही हैं, यूज कर रही हैं, और मेरा टारगेट क्या होगा. एसेट द वैल्यू ऑफ द मार्केट सेगमेंट, सेलेक्ट टारगेट मार्केट टू सर्व. इसी पे बेस्ड है किचन फर्नीचर एग्जाम्पल. तो हम कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं, हमने एक मार्केट सर्वे किया और हम ये देखना चाहते हैं कि यदि मुझे कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाना हो तो ये वर्क कैसे करेगा. तो सबसे पहले हम किचन फर्नीचर एग्जाम्पल को लेते हैं. तो इसमें हमने 3 कॉम्पिटिटर दिया. नंबर 1 बेनिफिट कॉम्पिटिटर, नंबर 2 प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर, नंबर 3 जियोग्राफिकल कॉम्पिटिटर. बेनिफिट कॉम्पिटिटर क्या है? बेनिफिट कॉम्पिटिटर वो है जो कि कस्टमर को सेम प्रोडक्ट या फिर कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाता है. ठीक है, वो बेनिफिट कॉम्पिटिटर होगा. अदर कंपनीज डिलीवरिंग द सेम बेनिफिट टू कस्टमर, दीज माइट इंक्लूड विंडो रिप्लेस कंपनी, हीटिंग एयर कंडीशनर कंपनी एंड बाथरूम रिनोवेशन कंपनीज.
अगर मैं किचन फर्नीचर की बात करूं तो आपको पता है कि किचन में बहुत सारे वर्क होते हैं। किचन के फर्नीचर की बात करें तो चिमनी है, उसके ड्रॉर्स वगैरह हैं। मॉड्यूलर किचन की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे अगर आप विंडोज़ वगैरह करना चाहते हैं, है ना, उसमें बेसिन लगाना चाहते हैं, उसमें ड्रॉर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये किस में आएगा? ये सारा का सारा वो प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रहा है, कस्टमर के काम को ईजियर कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे बेनिफिट कॉम्पिटिटर। तो बेनिफिट कॉम्पिटिटर केवल हम ही नहीं हैं, मार्केट में हमारी ही तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मॉड्यूलर किचन में वर्क करती हैं, जो इन सब चीज़ों को बनाती हैं। तो फिर वहाँ हमारा रोल क्या है? ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर अदर कंपनीज मार्केटिंग किचन टू कस्टमर सीकिंग द सेम बेनिफिट। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो किचन अप्लायंसेस बनाती हैं, जो कैबिनेट बनाती हैं, चिमनीज बनाती हैं, एग्जॉस्ट बनाती हैं, और वो किस फॉर्मेट में वर्क कर रही हैं? वो टिम्बर वर्क ज़्यादा कर रही हैं, मतलब लकड़ी के जो वुडन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं किचन के लिए, तो वो सारे बना रही हैं, या कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। कंस्ट्रक्टिव वर्क में जैसे कि विंडोज़ वगैरह करना, ऐसी अप्लायंसेस करना, चिमनीज वगैरह बनाना और बेसिन वगैरह ठीक करना, दीज आर द कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो कौन कौन सी कंपनियां इस मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे वर्क कर रही हैं? तो ये सारी चीज़ें हमको कॉम्पिटिटर के फॉर्मेट में सर्वे करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या ऑलरेडी कंपनी में बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ गए, ऐसे इंडस्ट्रीज आ गई हैं जो कि मॉड्यूलर किचन में बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं, टिम्बर वर्क हो रहे, वो कर रही हैं। तो हम कहाँ स्टैंड बाई कर रहे हैं? इस चीज़ को पहचानना। लास्ट है जियोग्राफिकल कॉम्पिटिटर। जियोग्राफिकल कॉम्पिटिटर ये कहता है कि वी आर नॉट इंडिविजुअल। हम अपने एरिया में कितने स्टेबल हैं, हम अपने स्टेट में कितने स्टेबल हैं, हम अपनी कंट्री में कितने स्टेबल हैं। These are the benefit and product competitor operating in the same geographical territories. सेम geographical territories में ही प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर और बेनिफिट कॉम्पिटिटर को यूज़ करना। बेनिफिट कॉम्पिटिटर मतलब वो कस्टमर जिनको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर बेनिफिट दे रहे हैं, उनकी नीड लेवल को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी जो डिज़ायर है उस डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को परचेज करवा के, अपने प्रोडक्ट को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग यूज़ करवा के, वो सारे ज्योग्राफिकल कॉम्पिटिटर पे भी बेस्ड होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं अर्बन एरिया में आती हूँ तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मॉड्यूलर किचन एंड ऑल दैट, बट रूरल एरिया में जहाँ पे लोग प्रकृति के सानिध्य में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन है जो मॉड्यूलर किचन बनाना चाहेगा? कुछ अगर चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मैं नहीं समझती कि मॉड्यूलर किचन का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी रूरल एरिया में आया है ना? तो दीज आर द ज्योग्राफिकल कॉम्पिटिटर। अब इसमें है क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग द कंज्यूमर मार्केट। तो हम इसमें यूज़र एट्रीब्यूट एंड डेमोग्राफिकल एट्रीब्यूट देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट देख रहे हैं, साइकोग्राफिकल एट्रीब्यूट। तो डेमोग्राफी दैट मीन्स कि एरिया पे बेस्ड रहता है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन स्टेटस, हाउस होल्डिंग साइज, मैरिटल स्टेटस, टर्मिनल, एजुकेशनल एज, हाउस होल्डिंग इनकम, स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन, एथेंटिक ओरिजिन एंड नेशनैलिटी। मैं आपको बताऊं कि साउथ के कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली जैसे पॉश इलाके में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने मडी हाउस बनाया है। साउथ के जो लोग होते हैं बहुत रिलीजियस होते हैं और कनेक्टेड टू नेचर होते हैं, तो इतने पॉश एरिया में रहते हुए भी उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है और उन्होंने पूरे घर को ही मिट्टी से बनाया है।
जस्ट अभी मैं एग्जांपल देख रही थी, तो अगर हम यूज़र एट्रीब्यूट को देखें तो दीज आर द पॉइंट्स। इसमें कई चीज़ें आती हैं कि एजुकेशनल एज क्या है, आप कितना प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ईजियर बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको यूज़ कर रहे हैं, और क्या वो प्रोडक्ट आप लाइफ टाइम यूज़ करेंगे, क्या आपकी लॉयल्टी इस प्रोडक्ट के लिए इतनी ज़्यादा हो गई है हाउस होल्डिंग इनकम के बेसिस पे कि अगर आपकी इनकम 50,000 से अधिक है तो मान के चलिए कि कुछ भी चीज़ें परचेस करने के लिए मार्केट में जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं और जो नई कंपनियां लॉन्च होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट दिक्कत उन लोगों को होगी जो ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ लॉयल हैं और उनको पता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे हमको सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही है और साथ ही कुछ ना कुछ उसमें वो हमको छूट भी देती है। अब अगर नई कंपनी लॉन्च होती है और हमको वो सेम प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल होता है, देन व्हाट वी डू, स्टेज ऑफ द फैमिली। आपने देखा होगा कि आज के सिनेरियो में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ गया है, तो इसमें मान के चलो कि जो प्रोडक्ट सेलिंग की रेट है वो भी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर फैमिली में किन चीज़ों की ज़्यादा बहुत आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें जो आपके काम को ईजियर कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रो ओवन है, एसी है, ठीक है, वो सारे एआई प्रोडक्ट हैं जो कि आपके वर्क को, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में मोस्टली लोग वर्किंग होती हैं, तो वर्किंग कस्टमर के पास इतना समय नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना किचन में वेस्ट कर सके, तो उनके लिए फिर नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज द यूज़र एट्रीब्यूट। ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट क्या कहता है कि अब कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान, जहाँ पे सारी चीज़ों का अभाव है, जहाँ की जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन है, जहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसे में जो बेसिक नीड है इसी को फुलफिल करना बहुत टफ है। आप वहाँ बेटर लाइफ की तो सोच ही नहीं सकते हैं। अब जापान की बात करें तो वो फास्ट लाइफ है, इतनी फास्ट है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो जापान में ही सबसे पहले लॉन्च होती है। तो डिपेंड करता है कि एट्रीब्यूशन कहाँ पे किया जा रहा है। रिलीजन, मैंने जस्ट आपको बताया कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसी कंट्री हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे लोग बहुत रिलीजियस हैं, तो उस प्लेस में उस टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिट है। सिटी कौन सी है ये भी डिपेंड करता है, साइज़ क्या है, पोस्ट कोड क्या है, रेजिडेंशियल नेबरहुडिंग कैसी है। तो कई बार ऐसा होता है हम देख के चीज़ों को लेते हैं, हमारे नेबर ने कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ किया है तो ना चाहते हुए भी मन में एक आता है कि चलो हम भी यूज़ करके देखते हैं। स्टेटस सिंबल बन जाता है कि अगर उन्होंने मर्सिडीज ली है तो हम ओडी ले सकते हैं। देन साइकोग्राफिकल एट्रीब्यूशन की आप अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को ईजियर बनाने के लिए। बेनिफिट को शॉर्ट आउट करना, वॉल्यूम कंज्यूमर करना, शेयर द कैटेगरी स्पेंड। कहने का मतलब ये है कि दीज आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे कंज्यूमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो एक्टिविटीज़ क्या होगी, कॉस्टिंग द हेल्थ CRM व्हेन कंबाइंड विद द रेवेन्यू फिगर, इट टेल यू द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव when combined with revenue figure, it tell you the absolute and relative level of the profit generated by each customer segment and cohort. It guides you toward the action that can be taken to return customer to profit. It has the priorities and direct customer acquisition, retention, develop strategy. It helps stabilize the whether customization and other form of the value creation for the customer payoff. अगर आपने कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना लिया तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ बना है जो बाईवेरिएंट है। बाईवेरिएंट दैट मीन्स कि दो वेरिएबल पे बेस्ड है।
नंबर 1 नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर 2 है उनका सेटिस्फैक्शन लेवल। कोई चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, 3 डायमेंशन यूज़ किए हैं, हंगर लेवल के बेसिस पे, लाइट स्नैक्स के बेसिस पे और इंडल्जेंस के बेसिस पे। तो हंगर लेवल के बेसिस पे आप देख पा रहे हैं कि प्रिकॉशनल 40% है, लाइट स्नैक के बेसिस पे 30% है, इंडल्जेंस के बेसिस पे 20 और 10% है। जो यूसेज हैं उसकी भी बहुत सारी कैटेगरी है। हंगर लेवल के बेसिस पे वो यूज़र है जो चॉकलेट को ईट नाउ तुरंत लिया और तुरंत खा लिया। दूसरा टेक होम जो घर ले जाते हैं। नंबर 3 फैमिली शेयरिंग जो घर ले जाके खाना प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे यूज़र्स होंगे जो फैमिली के साथ शेयर करते हैं, उनके यहाँ मेहमान आ गए तब उन्होंने चॉकलेट परचेज़ किया, कुछ बर्थडे पार्टी हो गई तब चॉकलेट परचेज़ किया, कुछ और सेरेमनी हुई तब चॉकलेट परचेज़ किया। और कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो गिफ्ट देने के इन सब चीज़ों को परचेज़ करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि गिफ्ट देने वाले यूजर्स का इंडल्जेंस का परसेंट 10% है। ईट नाउ एंड हंगर इसका 40% सबसे ज़्यादा है। ईट नाउ इंडल्जेंस का 20% है। टेक होम में आप देख पा रहे हैं कि मोस्टली लाइट स्नैक इंडल्जेंस दोनों मिड वे में आ रहे हैं जिसका 30% है। फैमिली शेयरिंग ऑलमोस्ट कम हो गया है। शेयरिंग एंड केयरिंग ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, ना छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना बड़े फॉलो करते हैं, तो ये लगभग 0 के बराबर है। यस, अभी भी गिफ्ट देने की परंपरा है तो ये 10% है। लाइफ टाइम वैल्यू फार्मूला क्या बताता है कि आपके जो कस्टमर है उनका जो रेवेन्यू है वो सपोज कि आपके कस्टमर की जो भी एज है वो 20 ईयर या 30 ईयर या 50 ईयर कितने सालों तक आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा और करेगा भी कि नहीं करेगा, तो इन टोटल उसका जो रेवेन्यू होगा वो कहलाता है लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए m इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई माइनस आर। यहाँ m क्या है? m इज द मार्जिन और प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर पर पीरियड, मतलब आपका जो कस्टमर है वो ईयरली आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, मंथली करता है कि वीकली करता है, और उसका जो प्रॉफिट है वो आपकी कंपनी को कितना होता है, आपकी इंडस्ट्री को कितना होता है, मंथली होता है, वीकली होता है कि ईयरली होता है, इनटू आर, दैट इज रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट कहता है कि अगर आपका कस्टमर 10 सालों तक आपसे जुड़ा रहते हो, सपोज कि 20 लाख का प्रोडक्ट ही हम मान के चलते हैं कि 10 सालों में उसने 20 लाख का प्रोडक्ट आपसे लिया, तो उस 20 लाख की आज क्या वैल्यू है? अगर आज की वैल्यू 16 लाख है तो समझो कि उसका रेवेन्यू कितना होगा। अगर आज की वैल्यू 25 लाख है तो उसका रेवेन्यू कितना होगा? दैट इज आर। आई क्या है? डिस्काउंट रेट। आपका कस्टमर बहुत लॉयल है, बहुत पुराना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर भी है, तो उस कस्टमर को प्रॉफिट दिलाने के लिए, कंबाइन करने के लिए, जोड़े रखने के लिए आप किस प्रकार का डिस्काउंट रेट उस पर यूज लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड आई। तो लाइफ टाइम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? m इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई माइनस आर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एग्जाम्पल आप सभी पुटअप करेंगे और एक एक एग्जाम्पल इससे लेके आएंगे। थैंक यू टू ऑल।